ओलिवर और सियारा की कहानी देखने में तो किसी खूबसूरत ख्वाब जैसी लगती है, जहां दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हैं। लेकिन इस दिखावटी सुकून के पीछे एक भयानक और दहशत भरा सच सांस ले रहा है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है जिसका मकसद इतना खौफनाक है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इन 56 दिनों के सफर में हर पल एक नया मुखौटा उतरेगा और हर दबी हुई चीख एक राज खुलेगी। इस सस्पेंस थ्रिलर के आखिरी मोड़ पर जब खून और धोखे के बीच का फैसला खत्म होगा, तब पता चलेगा कि आखिर 56 दिन के इस खेल में किसने किसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज 56 डेज। कहानी की शुरुआत में हमें एक आलीशान घर दिखाया जाता है। घर के अंदर एक आदमी मास्क पहनकर आता है। वो चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो फ्लैशलाइट जलाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बाथरूम से शावर चलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बाथरूम में जाता है, वो देखता है कि बाथटब में किसी इंसान के कटे हुए शरीर के टुकड़े पड़े हैं। ये देखकर वो भी हैरान रह जाता है। वो अपना फोन निकालकर उसकी फोटो खींचता है। बाहर निकलते समय वो फायर अलार्म बजा देता है। अब कहानी जाती है 56 दिन पहले। हम सियारा नाम की एक सुंदर लड़की को देखते हैं जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। वो अपने पास नासा लिखा हुआ बैग रखती है। शॉपिंग मॉल में जब वो ड्रिंक लेने जाती है तो एक लड़का उसे घूर रहा था। उसका नाम ओलिवर है। ओलिवर उसे बात करने लगता है। तभी सियारा को पता चलता है कि उसने गलती से कोई दूसरी ड्रिंक उठा ली है। वो ड्रिंक बदलने चली जाती है। बाहर ओलिवर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसके नासा वाले बैग की तारीफ करता है। सियारा बताती है कि उसने ये बैग स्पेस म्यूजियम से खरीदा था। ओलिवर बोलता है कि वो भी उस म्यूजियम के बारे में जानता है और वहां जाने की सोच रहा है। सियारा बोलती है कि कैनेडी स्पेस सेंटर ज्यादा अच्छा है। फिर ओलिवर अपना परिचय देता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है। सियारा मान जाती है। फिर दोनों कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। ओलिवर बताता है कि उसका ऑफिस सामने में ही है। सियारा भी कहती है उसका ऑफिस भी सामने है। वो बताती है कि वो एक क्लाउड कंपनी में टेक सपोर्ट की नौकरी करती है। ओलिवर बताता है कि वो एक आर्किटेक्चर कंपनी में काम करता है। ओलिवर पूछता है तुम यहीं की हो? सियारा बताती है कि उसके पापा नेवी में थे, इसीलिए वो हमेशा एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होती रहती थी। वो अभी एक हफ्ते पहले ही बॉस्टन आई है। ओलिवर बोलता है वो भी 2 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ। फिर वो मजाक में बोलता है लेकिन इसका फायदा क्या? सियारा पूछती है क्यों? ओलिवर कहता है क्योंकि पहली बार मुझे यहाँ कोई पसंद आया है, लेकिन वो मुझे शहर घुमा भी नहीं सकती। ओलिवर उसे वेडनेसडे को एक स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए पूछता है। सियारा मान जाती है क्योंकि दोनों को ही स्पेस में काफी इंटरेस्ट था। ओलिवर उसे अपना फोन देता है ताकि सियारा उसे अपना नंबर दे सके। इस तरह दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। सियारा वहां से चली जाती है और ओलिवर बड़े अजीब तरीके से उसे घूरते रहता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ली रियोडान नाम के एक डिटेक्टिव अपनी गाड़ी में बैठी कॉफी पीने वाली होती है। वो अपने साथी डिटेक्टिव कार्ल को जल्दी बाहर आने को बोलती है। तभी रेडियो पर खबर आती है कि एक बहुत ही भयानक मर्डर हुआ है। ली बोलती है हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, मगर कार्ल अभी तक बाहर आया नहीं था। तो ली उसे बुलाने उसके घर के अंदर चली जाती है। कार्ल किचन में खड़ा अपने लिए खाना बना रहा था। वो बताता है कि कल रात वो एक डेट पर गया था। शायद उसी लड़की हैना ने उसे कुछ पिला दिया और इसीलिए वो देर रात तक सोता रहा। ये सुनकर ली उसे डांटती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। फिर दोनों काम पर निकलते हैं। उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जहां मर्डर हुआ था। बाहर बहुत हंगामा मचा होता है। बिल्डिंग के पीछे जाकर उन्हें बताया जाता है कि सुबह 5:48 पर फायर अलार्म बजा था। फ्लैट नंबर 11 से बहुत तेज बदबू आ रही थी, जैसे कोई जानवर सड़ गया हो। दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। तभी केविन नाम का एक लड़का आता है जो उस बिल्डिंग का प्रॉपर्टी मैनेजर है। ली उसे बात करता है। केविन बताता है कि वो अपार्टमेंट किराए पर दिया गया था। लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। कार्ल बोलता है कि बिना वारंट के कोई अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और ये डे 3 है। धीरे धीरे कहानी डे 56 तक पहुंचेगी जब मर्डर का पूरा कहानी सामने आ जाएगा। ओलिवर और सियारा दोनों तैयार हो रहे होते हैं। ओलिवर को उसका नया मैसाचुसेट्स ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसमें उसका नाम ओलिवर कैनेडी लिखा होता है, लेकिन उसके पुराने कैलिफोर्निया वाले लाइसेंस में उसका नाम ओलिवर जेनिंग्स लिखा है। वो कैलिफोर्निया वाला लाइसेंस फेंक देता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे की पसंद के बारे में डिस्कशन करते हैं। तभी सियारा नोटिस करती है कि वहाँ काम करने वाली लड़की ओलिवर को उसके नाम से बुलाती है, मतलब ओलिवर यहाँ पहले भी आ चुका है। ओलिवर ऐसे दिखाता है जैसे वो पकड़ा गया हो। वो बोलता है वो 2 हफ्ते पहले ऑफिस के
काम से यहाँ आया था। फिर वो बोलता है कि वो सियारा के सामने थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और उसे बस उसके साथ समय बिताने का बहाना चाहिए था। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। सियारा पिरामिड, बर्मुडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमय चीजों पर बातें करने लगती है। उसे स्पेस पे भी काफी दिलचस्पी है। वो बताती है जब वो 14 साल की थी तब वो कैनेडी स्पेस सेंटर गई थी और तभी उसे स्पेस से प्यार हो गया था। उसे एक अंधेरे थिएटर में प्रेजेंटेशन दिखाने ले जाया गया। वहाँ टायलर नाम का एक लड़का उसके पास बैठा था जिसे सियारा पसंद करती थी। थोड़ी देर बाद पूरा हॉल अंधेरा हो गया और उसे लगा जैसे एटलांटिस शटल उसके सामने आ गई हो। टायलर ने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रही हो। ओलिवर पूछता है टायलर का क्या हुआ, क्या उसे तुमसे प्यार हो गया? सियारा हंसकर कहती है वो तो मुझ पर फिदा हो गया था। बात करते करते बहुत देर हो जाती है और उनकी मूवी 10 मिनट में शुरू होने वाली थी, जो साफ है कि वो मिस कर देंगे, इसलिए दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। सियारा बोलती है कि उसे सीक्रेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इससे चीजें खराब हो जाती हैं। ये सुनकर ओलिवर का रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। वो बाथरूम जाता है और अपने साइकोथेरेपिस्ट डैन को कॉल करता है। वो कहता है मैं फिर से वही करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, प्लीज फोन उठाओ। बाहर आते समय वो एक लड़की से टकरा जाता है। फिर वो सियारा से कहता है मैंने उबर बुला ली है, अब चलते हैं। बाहर निकलकर वो सियारा को किस करता है लेकिन गलती से उसे हल्का सा काट लेता है। सियारा को इससे कोई खास दिक्कत नहीं होती। फिर गाड़ी आती है और सियारा अपने घर चली जाती है और ओलिवर वहीं बैठा रह जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ली बिल्डिंग के अंदर आती है और फायर अलार्म का टूटा हुआ कांच देखती है। वो लॉकर की तरफ जाती है और एक डस्टबिन के पास डू नॉट टच का स्टिकर लगा देती है। फिर वो उस अपार्टमेंट का दरवाजा खोलती है जहाँ मर्डर हुआ था। अंदर की बदबू से उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो तुरंत कार्ल को बताती है जो केविन से पूछताछ कर रहा होता है। ली कार्ल बोलता है कि उसे सीसीटीवी देखनी है ताकि पता चल सके किस समय फायर अलार्म ट्रिगर किया गया था। फिर वो और केविन अपार्टमेंट 11 के पार्किंग में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ट्रॉली मिलती है। कार्ल उसकी फोटो ले लेता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और ये डे 4 है। सियारा अपने घर आती है जहाँ काफी ज्यादा दीमक लग चुकी होती है। वो अपनी बहन से बात कर रही होती है। उसकी बहन बोलती है कि माँ को चिंता हो रही है कि सियारा ऐसी गंदी जगह पर रहती है। सियारा बोलती है ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। बहन बोलती है तो क्यों ना तुम माँ को कॉल करके बता दो। फिर वो बताती है कि माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। कियारा अपनी बहन को थैंक यू बोलती है माँ की देखभाल के लिए। फिर बहन बोलती है लोन वाले पैसे मांगने आए थे। सियारा बोलती है अभी तक सैलरी मिली नहीं है, मैं जल्दी पैसे भेज दूंगी। बहन फिर पूछती है ये सब छोड़ो, बताओ वहाँ मजे के लिए क्या करती हो, कोई मिला क्या तुम्हें? सियारा ये सवाल टाल देती है और बोलती है नहीं, कोई नहीं है। इधर ओलिवर ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के बाद बाहर आता है। उसका बॉस एलियट उसकी तारीफ करता है और पूछता है तो बताओ हालचाल कैसा है तुम्हारा? ओलिवर बोलता है सब कुछ बहुत बढ़िया है। वो अपने बॉस को यहाँ मौका देने के लिए धन्यवाद भी बोलता है, लेकिन एलियट कहता है लकी तो हम है कि तुम हमारे साथ काम कर रहे हो। ओलिवर सियारा को कॉल करता है और बोलता है जो मूवी हमसे कल छूट गई थी क्या हम आज देखने चले? बात करते करते ओलिवर अपने बॉस को एक औरत के साथ देखता है। शाम को सियारा थिएटर के बाहर खड़ी होती है। वो कुछ लड़कों को देखती है। तभी ओलिवर अचानक आकर उसे डरा देता है। अंदर जाने से पहले ओलिवर भी उन तीनों लड़कों को नोटिस करता है। दोनों मूवी देख रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री के बीच में अचानक ओलिवर जोर से हंस देता है और आसपास बैठे लोग उसे घूरने लगते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों उसी सीन की बात करते हैं जिस पर ओलिवर को हंसी आ गई थी। ओलिवर कहता है जब भी कोई दिक्कत आती है पायलट खुद को इजेक्ट कर लेते हैं। सियारा कहती है लेकिन ऐसा करने में उन्हें थोड़ी मजा आता होगा। ओलिवर कहता है कि ये एहसास बिल्कुल स्काई डाइविंग जैसा होता है। फिर वो सियारा को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। वहाँ उसे एक बड़े इंडस्ट्रियल ह्यूमिडिटी रिडक्शन फैन के पास ले जाता है। दोनों फैन के सामने खड़े हो जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो स्काई डाइविंग कर रहे हों। धीरे धीरे दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। ओलिवर उसे अपने बड़े से अपार्टमेंट में ले जाता है। वो जगह देखकर सियारा तो हैरान रह जाती है। दोनों बिस्तर पर करीब आते हैं। इसके बाद सियारा ओलिवर के शरीर पर एक घाव का निशान देखती है। वो पूछती है ये कैसे हुआ? ओलिवर कहता है बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। कुछ देर बाद सियारा की नींद खुलती है। वो देखती है कि ओलिवर उसके पास नहीं है। उसे दूसरे कमरे से आवाज आती है। वो जाकर देखती है कि ओलिवर एक्सरसाइज या योगा जैसा कुछ कर रहा था। अगली सुबह पूछने पर ओलिवर बताता है कि उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसे नींद न आने की समस्या है और वो कई बार डॉक्टर को भी दिखा चुका है। सियारा कॉफी भी नहीं पीती और अपना जैकेट लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी ओलिवर फिर से उसे परेशान करने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ली कार्ल को मैसेज करके बताती है कि वारंट मिल गया है। तभी कार्ल को उसकी डेट हैना का नोटिफिकेशन आता है। वो हैना का वीडियो ली को दिखाता है। प्रॉब्लम यह है कि हैना के पास कार्ल की बंदूक रह गई है। कार्ल फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि वो अब ये सब काम और नहीं करना चाहता। वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता और यहाँ से निकलना चाहता है। ली उसे बोलती है रोना बंद करो और काम पर ध्यान दो। फिर दोनों अपार्टमेंट
अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। ली को वहाँ पर ऑर्गेनिक पीनट्स का पैकेट मिलता है। उसे वहाँ पर एक कोट भी मिलता है जो ओलिवर का था। उसकी जेब में एक माचिस का डिब्बा होता है जो उसी रेस्टोरेंट का था जहाँ सियारा और ओलिवर गए थे। फिर वो बेडरूम में जाकर सब कुछ चेक करने लगती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये डे 5 है। सियारा ऑफिस जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात जेन नाम की लड़की से होती है और ये वही लड़की है जो वॉशरूम में ओलिवर से टकराई थी। जेन पूछती है, मैंने तुम्हें ओलिवर के साथ देखा, तुम उसे कैसे जानती हो? सियारा कहती है, हम दोनों कॉलेज में साथ थे और मैं रूड नहीं बनना चाहती, लेकिन तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जेन कहती है, मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, ओलिवर वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सियारा कहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है और फिर वहां से चली जाती है। जाते जाते वो जेन की फोटो खींच लेती है। सबवे में बैठकर वो अपने फोन में कुछ फोटोज देखती है, एक कार्ड, एक ड्रग्स और एक तिजोरी की फोटो। वो अपने नोटबुक में जेन का नाम लिख लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। दोनों डिटेक्टिव वॉशरूम में जाते हैं और उन्हें बाथटब में एक लाश मिलती है। शरीर पूरी तरह से सड़ चुका होता है। कहानी फिर से डे 1 में चली जाती है। सियारा अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही होती है। आईने में देखते हुए वो वही लाइन दोहरा रही होती है जो वो ओलिवर से बोलने वाली थी। फिर वो शॉपिंग मॉल चली जाती है और ओलिवर का पीछा करने लगती है। सियारा मॉल में छुप छुप कर ओलिवर को देखती रहती है। जब ओलिवर पहल करता है तो सियारा भी उसका फायदा उठाती है। मतलब दोनों दूध के धुले हुए तो नहीं है। जब ओलिवर ऑफिस में होता है तो वो सियारा को ऑनलाइन सर्च करता है, मगर सियारा फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर नहीं होती। लिंक्डइन पर सियारा की प्रोफाइल मिलती है, लेकिन उसमें कोई फोटो नहीं होती। तभी उसका बॉस आकर बताता है कि एलिसन, मतलब उसकी वाइफ, गैरेज साफ कर रही थी और उसे एक बॉल जैसी चीज मिली जिसे एलियट और ओलिवर के पापा ने मिलकर बनाया था। फिर दोनों उसी बॉल से खेलने लगते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। अपार्टमेंट 11 से सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। कार्ल बताता है कि डॉक्टर ऑटोप्सी के लिए मान गए हैं। ली बोलती है, मान गए हैं ठीक है, लेकिन समय तो लगेगा, बॉडी की हालत तो देखो। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर पानी में क्या मिला है, ब्लीच या ओवन क्लीनर। ली बोलती है, शायद दोनों। वॉशरूम में उन्हें एक दवाई मिलती है। कार्ल देखता है कि उस पर लॉट नंबर लिखा था। वो अपनी टीम से बोलता है, इसकी जानकारी निकालो। कार्ल बताता है कि सोशल मीडिया पर यह मर्डर ट्रेंड कर रहा है। ली बोलती है, कमेंट्स चेक करो, शायद पता चल जाए कि मरा कौन है। वहां उन्हें 7.5 नंबर साइज का एक जूता भी मिलता है। एक नोट भी मिलता है जिसमें खाने का ऑर्डर लिखा है और ऐसा लगता है जैसे ये 2 लोगों का ऑर्डर है। 2 महीने पुरानी मूवी टिकट भी मिलती है। दोनों अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं। शायद जो लड़की मरी है वो 20 साल की रही होगी, भोली भाली सी, पैसे देखकर लड़के के जाल में फंस गई और लड़का निकला अत्याचारी। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। सियारा अपने कमरे में बैठकर जेन और ओलिवर के घर की तिजोरी की फोटो देख रही होती है। फिर वो अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें खींचती है। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो बोलती है, मेगन, तुम अपनी मॉम को कॉल भी नहीं करती। मॉम को तुम्हारी एक अजीब सी फोटो मिली। मॉम को घर पे पुरानी फोटोज मिली है और वो उन्हें देखकर बहुत रो रही है। उन्हें तुरंत कॉल करो। सियारा अपने फोटोज ओलिवर को भेजती है और साथ में लंच पर चलने के लिए बोलती है। ओलिवर मान जाता है। दोनों मिलते हैं और ओलिवर उसकी ड्रेस की तारीफ करता है। सियारा कहती है, ये 90s की ड्रेस है। बात करते करते सियारा उसे अपने पैर से छूने लगती है। लंच के बाद वो नोटिस करती है कि ओलिवर पेमेंट कैश में करता है, कार्ड इस्तेमाल नहीं करता। ओलिवर कहता है कि उसे फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भरोसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से हमारी बहुत सारी जानकारी उन्हें मिल जाती है। सियारा पूछती है, तो इतने सारे कैश को कहाँ रखते हो तुम? ओलिवर बोलता है, मेरे पास एक सेफ जगह है। मैं किसी इंडस्ट्री को अपनी कमाई के बारे में नहीं बताना चाहता। सियारा बोलती है कि उसे भी दूसरों की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। ओलिवर बोलता है, अच्छा, तो इसलिए तुम सोशल मीडिया पर कहीं नहीं हो, इंटरनेट पर भी तुम्हारा कोई नाम नहीं है। सियारा बहाना बनाती है, शायद मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है। बाहर निकलकर दोनों रात में फिर से मिलने की प्लानिंग बनाते हैं। ओलिवर सियारा के घर आना चाहता है। सियारा बहुत सोचने के बाद मान जाती है। दोनों किस करने लगते हैं और फिर पब्लिक प्लेस में ही शुरू हो जाते हैं। सियारा घर पहुंचते ही जल्दी जल्दी घर पूरा साफ करने लगती है। जहाँ दीमक लगी थी वहां भी अच्छी तरह सफाई करती है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। कार्ल ली को एक लड़के से बात करते हुए देखता है और उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। जब ली अंदर आती है तो कार्ल पूछता है, वो लड़का कौन था? ली कहती है, वो एक विटनेस था, पास ही में रहता है, पिल्स बेचता है। मुझे लगा कुछ काम की जानकारी मिलेगी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। कार्ल बोलता है, लग रहा था तुम उसे अच्छे से जानती हो। ली कहती है, अपार्टमेंट 33 वाली औरत ने बताया था, वो असल में वेंचर कैपिटलिस्ट है। जब तुम ये नौकरी छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे फूड ट्रक में भी इन्वेस्ट कर सकती है। कार्ल कहता है, नहीं, मैं कोई फूड ट्रक नहीं खोलने वाला। ली हंसकर कहती है, मुझे पता है, तो कोस्टा रिका जाने वाले हो। अंदर आकर कार्ल बताता है कि जिसने भी ये मर्डर किया है उसने घटिया हीटर और एसिड का इस्तेमाल किया है।
जैसे उसने गूगल पर सर्च किया हो कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाते हैं। कार्ल ये भी नोटिस करता है कि लड़का कोई अमीर नहीं था, उसका जैकेट किसी सस्ते कंपनी का है, मतलब ये सब कुछ एक सेटअप लग रहा है। तभी केविन अंदर आ जाता है। तेज बदबू की वजह से उसे उल्टी आने लगती है। ली उसे बोलती है मुंह से सांस लो, उल्टी नहीं आएगी। केविन कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था। अपार्टमेंट 11 ओलिवर केनेडी के नाम से रजिस्टर्ड था और इस अपार्टमेंट का मालिक है क्यूबलर बरहेन। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। शाम को ओलिवर सियारा के घर आता है। सियारा माफी मांगती है कि उसका घर कचरे जैसा लग रहा है, लेकिन ओलिवर कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सियारा बताती है कि वो पहले अपनी माँ और बहन के साथ जिस घर में रहती थी वो उसे भूतिया लगता था। हमेशा किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ जो कांच के जानवर बनाती थी वो रात में हिलते होंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। उसकी माँ अक्सर नशे में रहती थी। ओलिवर उसके पास आने लगता है, लेकिन सियारा उसे रोक देती है और वॉशरूम चली जाती है। ओलिवर घर में इधर उधर देखने लगता है। वो बुक्स का कलेक्शन देखता है, फिर वो सियारा का बैग भी चेक करता है। इसके बाद हम एलियट और उसकी पत्नी एलिसन को देखते हैं। एलिसन अपने पति से बोलती है भूलो मत, ओलिवर पहले क्या कर चुका है, उसे नौकरी से निकाल दो। एलियट बोलता है वो अपने काम में बहुत अच्छा है, उसके पापा ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, हम उसे ऐसे नहीं निकाल सकते। एलिसन कहती है जब भी उसका पास्ट सामने आता है वो यहाँ से भाग जाता है, वो सनकी है, पागल है। अब अगली सुबह हो जाती है और ये डे 10 है। सियारा को सुबह सुबह कॉल आता है। उसे कहा जाता है कि 3 हफ्तों के लिए घर खाली करना पड़ेगा पेस्ट कंट्रोल के लिए। अब उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ रहेगी, क्योंकि वो तो इस शहर में नहीं है। ओलिवर कहता है तो मेरे घर आकर रह सकती हो, वैसे भी घर बहुत बड़ा है और कमरे खाली हैं। सियारा मना करती है, लेकिन ओलिवर बार बार कहता है बहुत मजा आएगा, तुम आ जाओ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, अगर मुझसे बोर हो जाओ तो वापस चली आना। किस करने के बाद ओलिवर वहां से चला जाता है। जब ओलिवर अपने घर पहुंचता है तो वो अपना मेल चेक करता है। उसे एक लिफाफा मिलता है जिस पर लिखा था ओलिवर सेंट लेजर। ये देखकर वो घबराने लगता है। उधर सियारा ऑनलाइन सेंट लेजर वेंचर्स सर्च कर रही होती है। ओलिवर लिफाफा खोलता है, अंदर कुछ नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे परेशान कर रहा हो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कार्ल को ओलिवर के बारे में जानकारी मिल जाती है। उसकी बॉस उससे पूछती है तुम्हारी बंदूक हैना के पास कैसे पहुंची। कार्ल बोलता है मेरी बंदूक ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, जो भी सजा होगी मुझे मंजूर है। वो बोलता है कि अब मुझसे ये सब नहीं होता, इंट्रोगेशन, मर्डर, अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बॉस उसका रेजिग्नेशन लेटर रिजेक्ट कर देती है। कार्ल परेशान होकर अपनी बॉस से एक गाड़ी का नंबर चेक करने को बोलता है। उसकी बॉस पूछती है सुना है टब में बॉडी मिली, कहीं ओवरडोज का मामला तो नहीं। कार्ल बोलता है पता नहीं, बॉडी को केमिकल से गलाया गया है, शायद वो आदमी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। ओलिवर अपने थेरेपिस्ट डैन से बात कर रहा था। वो बोलता है मेरा कोई पीछा कर रहा है, उसने मुझे एक लेटर भेजा जिसमें मेरा असली नाम ओलिवर सेंट लेजर लिखा हुआ था, मैं बिल्कुल डर गया हूँ। डैन पूछता है क्या कोई जानता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुमने कोई नया दोस्त बनाया है। ओलिवर कहता है मैं यहाँ किसी से मिला हूँ, वो बहुत स्मार्ट है, फनी है, अभी तो बस शुरुआत है, सब कुछ ठीक है, मैंने उसे कुछ बताया तो नहीं। डैन के कहने पर ओलिवर वो लेटर जला देता है। इसके बाद हम सियारा की बहन को देखते हैं। सियारा अपनी माँ से बात करती है जो अभी भी बहुत ज्यादा शराब पीती है। उसकी माँ बताती है कि जिस घर में सियारा बरी हुई वो घर अब बैंक के पास है। सियारा पूछती है क्या आपको कोई नोटिस मिला। उसकी माँ कहती है हाँ, और कुछ दिनों में ये न्यूज में भी दिखाया जाएगा। सियारा कहती है हमारे पास अभी भी 20 दिन है, मैं कुछ करती हूँ। उसकी माँ गुस्से में कहती है अगर तुम्हारे बाप ने अपने आधे पैसे दिए होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। सियारा पूछती है घर बचाने के लिए कितने पैसे चाहिए। उसकी माँ कहती है लगभग $5000। सियारा कहती है तो बैंक वालों से कह दो कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। उसकी माँ को शक होता है, वो पूछती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे तो डर लग रहा है, तुम क्या करने वाली हो। सियारा पूछती है आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। उसकी माँ बोलती है बिल्कुल भी नहीं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डिटेक्टिव ली एलियट से मिलने जाती है। वहाँ पता चलता है कि एलिसन का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं है और इससे एलियट बहुत टूट चुका है। ली ओलिवर के बारे में पूछती है। एलियट कहता है कि मैं 2 हफ्तों से ऑफिस नहीं गया, क्यों क्या हुआ है कुछ। ली कहती है ऑफिस के अपार्टमेंट 11 में एक लाश मिली है, फिलहाल इतना ही कह सकते हैं, क्या कोई था जो ओलिवर को मारना चाहता था। एलियट कहता है नहीं, वो तो काफी अच्छा लड़का था। ली पूछती है आप उसके बारे में और क्या जानते हो। एलियट बोलता है 2 महीने पहले मैंने उसे हायर किया था, वो अपने काम में बहुत अच्छा था। 2 हफ्ते पहले शनिवार को आखिरी बार उसे मिला था। तभी डिटेक्टिव बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, जो दवाई उन्हें मिली वो प्रोपोफॉल है और वही इस अपराध में इस्तेमाल हुई है। ली कहती है अगर मरने वाला ओलिवर नहीं है तो मतलब वो अभी भी जिंदा है और शायद मुसीबत में है, इसलिए हमें उसे ढूंढने में आपकी मदद
मदद चाहिए। तभी कार्ल वहां पर आता है और बताता है ओलिवर केनेडी नाम के आदमी का 2 महीने पहले से कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। एलियट घबरा जाता और बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। वो साफ तौर पर परेशान दिख रहा था। ली कार्ल से कहती है, इन्हें परेशान मत करो, इनकी पत्नी अभी अभी एक एक्सीडेंट में मरी है। कार्ल कहता है, हो सकता है वो एक्सीडेंट नहीं जानबूझकर किया गया हो। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। एलियट गुस्से में वहां से जाने लगता है। ली अपने पार्टनर पर चिल्लाती है कि वो ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सियारा अपना सारा सामान लेकर 2 हफ्तों के लिए ओलिवर के घर शिफ्ट हो जाती है। रात में दोनों करीब आते हैं। उसके बाद सियारा ओलिवर से पूछती है कि वो आर्किटेक्ट वाले काम में कैसे आया। ओलिवर कहता है, मुझे खुद नहीं पता। बचपन में मुझे लगा था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, लेकिन फिर समझ नहीं आया कि करना क्या है। बात करते करते ओलिवर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। सियारा उसे टोकती और बोलती है कि वो थोड़ा डरावना लग रहा था। फिर वो हंसकर बात को हल्का कर देती है और नहाने चली जाती है। उधर ओलिवर अपने लिए ड्रग्स तैयार करता है। नहाने के बाद जैसे ही सियारा सो जाती है, ओलिवर खुद को ड्रग्स इंजेक्ट कर लेता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सियारा की आंख खुलती है। वो फोन के टॉर्च ऑन करके इधर उधर देखने लगती है। उसे एक नोटबुक मिलता है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। फिर वो तिजोरी के पास जाती है और उन नंबरों को एक एक करके डालकर देखती है, लेकिन तिजोरी नहीं खुलता। अगले दिन डे 11 पर सियारा ओलिवर को नींद से जगाती है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। वो पूछती है, आखिर ये है क्या? ओलिवर बताता है, ये प्रोपोफॉल है, इससे मुझे सोने में मदद मिलती है। सियारा हैरान होकर पूछती है, क्या तुम इसे लेकर इतनी गहरी नींद में सो जाते हो? दोपहर के 4 बज गए हैं। फिर वो पूछती है, ये दवाई तुम्हें किसने दी? ओलिवर कहता है, मेरे डॉक्टर ने। ये कोई छोटी मोटी नींद न आने की बीमारी नहीं है। जिन नसों को दिमाग को सोने का सिग्नल देना चाहिए वो सही से काम नहीं कर रही। इस हालत को डिसरेगुलेटेड HPA एक्सिस बोलते हैं। सियारा पूछती है, क्या ये तुम्हें बचपन से है? ओलिवर जवाब देता है, नहीं, ये मेरी एंजाइटी के वजह से हुआ है। मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, और अगर मैं 3-4 दिन ना सोऊं तो मुझे अजीब अजीब तरह के भ्रम दिखने लगते हैं, कुछ असली जैसे, कुछ नकली। सियारा फिर पूछती है, तो मैं एंजाइटी क्यों होती है? ओलिवर कहता है, कई वजह है, काम या फिर अतीत की कुछ गलतियां। जैसे ही सियारा और डिटेल पूछने जाती है, ओलिवर बात टालने के लिए ऑफिस कॉल लगा लेता है। बात करते करते वो देखता है कि उसकी दवाई भी खत्म होने वाली है। उधर सियारा दूसरे कमरे में जाकर अपनी नोटबुक में एक नंबर लिखती है। शायद ये लॉकर का पासकोड हो। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अपार्टमेंट 11 में फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही थी। ली एलियट के पीछे जाती और बोलती है, मुझे पता है आप मुझे कुछ बताने वाले थे। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिरी बार जब आप ओलिवर से मिले थे तो उसने कुछ कहा था। एलियट कुछ भी बताने से मना कर देता है और वो चिल्लाकर बोलता है, ओली को अकेला छोड़ दो, और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। ऊपर से कार्ल ये सब देख रहा था। ली आकर बताती है, एलियट ने ओलिवर को ओली कहा और बोला उसे अकेला छोड़ दो, मतलब हो सकता है वो जिंदा हो और आखिरी बार जरूर उसने एलियट से कुछ कहा होगा। तभी ली को कॉल आता है। जाते जाते वो कार्ल से कहती है, तुम CCTV चेक करो, मैं बाथ टब चेक करती हूँ। कहानी फिर पास्ट में जाती है। डे 12 पर ओलिवर और सियारा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने जेन दिखती है जो उन्हें ही देख रही होती है। ओलिवर पूछता है, वो कौन है? सियारा कहती है, लगता है कोई साइको है। फिर जेन को जलाने के लिए सियारा ओलिवर के करीब जाने लगती है। दोनों साथ में बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। ओलिवर के जाने के बाद सियारा जेन के पास जाकर बोलती है, मुझसे दूर रहो। ऑफिस में एंट्री करते ही वो रिसेप्शन वाले लड़के को देखकर मुस्कुराती है और फिर पीछे वाले एग्जिट से बाहर निकल जाती है। प्रेजेंट में कार्ल मर्डर वाली रात की फुटेज देख रहा होता है। उसमें एक मास्क पहना आदमी नजर आता है लेकिन साफ सबूत नहीं मिलता। तभी केविन आता है। दोनों मिलकर गैरेज की फुटेज देखते हैं। अपार्टमेंट 11 की पार्किंग आमतौर पर खाली रहती थी, लेकिन 1 महीने पहले कोई वहां गाड़ी पार्क कर रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो ओलिवर था। उसके साथ में सियारा भी नजर आती है, लेकिन अभी तक डिटेक्टिव्स को पता नहीं है ये लड़की कौन है। फिर लॉबी का वीडियो चलाया जाता है, उसमें वही मास्क वाला आदमी दिखता है। केविन पूछता है, ये वही कातिल है क्या? कार्ल केविन के कपड़ों की तरफ देखता है और बोलता है, अभी कुछ पक्का कह नहीं सकते। फिर कार्ल केविन से पूछता है, क्या तुम सच में ओलिवर को नहीं जानते? केविन कहता है, नहीं। एक और फुटेज मिलता है जिसमें वही लड़की नजर आती है, यानी सियारा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सियारा अपनी बहन शेला से बात कर रही होती है। शेला बताती है कि वो फ्रैंक नाम के लड़के के साथ पार्टी करने जा रही है। ये सुनकर सियारा थोड़ी नाखुश होती है। वो ताना मारते हुए बोलती है, नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ कि तुम अपने मरे हुए भाई के दोस्त के साथ पार्टी करने जा रही हो। फिर सियारा अपने भाई की एक स्वेट शर्ट को याद करती है। उस स्वेट शर्ट को दोनों बहनें भी पहना करती थी। अब वो स्वेट शर्ट सियारा के पास है। फिर दोनों पैसों की बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। शेला पूछती, आखिर पैसे कहाँ से लाओगी? सियारा कहती है, जल्दी मेरे पास कुछ फंड्स आएंगे, सेंट लेजर कॉर्पोरेशन के फंड्स।
बॉस। ये सुनकर शेला घबरा जाती है। वो पूछती है तुम ये सब कैसे करोगी? सियारा कहती है तुम जानती हो मैं क्लाउड कंपनी में काम करती हूँ, सारा डाटा मेरे सामने रहता है। शेला और डर जाती है। वो समझ जाती है कि सेंट लेजर मतलब ओलिवर सेंट लेजर। वो सियारा को समझाती है कोई बेवकूफ़ी मत करना। दूसरी तरफ ओलिवर के ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग खत्म होती है। ओलिवर ने सिचुएशन बहुत अच्छे से संभाली होती है। एलियट उस पर काफ़ी खुश होता है। वो उसे गले लगाता और बोलता है तुम जिस तरह से हालात संभालते हो मुझे तुम्हारे डैड की याद आ जाती है। वो भी इसी तरह क्लाइंट्स का दिल जीत लेते थे। बहुत अच्छा काम किया तुमने। इधर सियारा इधर उधर घूम रही होती है। तभी ओलिवर का कॉल आता है। वो कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस आ गया हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सियारा घबरा जाती है और बोलती है मुझे 15 मिनट दे सकते हो, थोड़ा काम बाकी है। कॉल काटकर वो जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ भागती है। वो बिल्डिंग के पीछे वाले एग्जिट से अंदर आती और ओलिवर की तरफ भागती है, लेकिन गलती से गिर जाती है। ओलिवर उसे संभाल लेता है। वो देखता है कि सियारा को काफी पसीना आ रहा था। मजाक में ओलिवर चिल्लाने लगता है सबके जूतों में बॉम्ब लगा है, अपने अपने जूते चेक करो। फिर वो सियारा को उठाकर वहां से बाहर ले जाता है। एलियट ओलिवर को अपनी गाड़ी दे देता है क्योंकि सियारा को अपने घर से कुछ सामान लेना होता है। सियारा पूछती है तुम्हारे बॉस ने ऐसे ही तुम्हें अपनी गाड़ी दे दी? ओलिवर बताता है मेरे बॉस मेरे डैड को बहुत मानते थे, दोनों प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़े थे। वो मेरे डैड को दोस्त से भी ज्यादा मानते थे, लेकिन मेरे डैड ने उनकी फीलिंग्स को ठुकरा दिया। अब जब भी उन्हें डैड की याद आती है वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, और वैसे भी उनके पास 3 गाड़ियां हैं तो एक मुझे दे दी। सियारा बोलती है मेरी फैमिली के पास एक ही गाड़ी है, वो भी 12 साल पुरानी। हमारी दुनिया बहुत अलग है। ओलिवर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम वापस नहीं जा रही हो। सियारा हंसने लगती है। वो बोलती है तुमने जो ऑफिस में किया ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। फिर माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। सियारा ओलिवर को परेशान करने लगती है और इसी बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। फॉरेंसिक्स को बाथ टब में एक छोटा सा ईयरिंग मिलता है। वहाँ वो उसे डिटेक्टिव को दिखाते हैं। डिटेक्टिव पूछती है क्या और कुछ मिला जिससे बॉडी का जेंडर का पता चले? फिर वो ऑर्गेनिक पैनिक के बारे में देखती है। उसे पता चलता है ये एक तरह की चॉकलेट है जो एंग्जाइटी कम करने के लिए होती है। कार्ल ली को मास्क वाले आदमी की फोटो भेजता है। ली सोचती है क्या किलर वापस सीन चेक करने आया था। वो तुरंत लॉबी सील करवाने का आदेश देती है। टीम बताती है कि टब में एक छोटा सा ईयरिंग मिला है। थोड़ी देर दोनों हल्का मजाक भी करते हैं। फिर ली अपनी टीम से बोलती है लॉबी सील कर दो। फिर वो लिफ्ट की फोटो देखती है जिसमें सियारा नजर आ रही थी। ली फायर अलार्म के पास जाती है और वो टूटा हुआ कांच देखती है। तभी उसकी बॉस कैमी का कॉल आता है। वो कहती है इतना उलझा हुआ केस मैंने कभी देखा नहीं है, हर कोई इस केस को शूट करके अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहा है। अभी मुझे एक बड़े लॉयर का फोन आया था, वो एलियट की तरफ से काम कर रहा है। ली हंसते हुए बोलती है अच्छा कॉल आ भी गया। फिर वो बोलती है वो हमसे कुछ चीजें छुपा रहा है, उसकी कंपनी का ही वो फ्लैट है जिसमें बॉडी मिली थी। बॉस पूछती है अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम लाइनस फिंच को जानती हो? नाम सुनते ही ली चुप हो जाती है। फिर कहती है हाँ छोटा सा ड्रग डीलर है, उससे पूछताछ की थी इस केस को लेकर लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं मिला। बॉस कहती है ड्रग डिपार्टमेंट वाले उसकी गाड़ी का नंबर ढूंढ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले केस के लिए, तुम उसे जानती हो? ली कहती है नहीं। बॉस फिर पूछती है तो फिर पिछले महीने वो तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ क्यों बैठा हुआ था? ली घबरा जाती है, कहती है शायद पूछताछ के लिए बुलाया होगा। बॉस सख्त आवाज में बोलती है अगर सच बताना है तो अभी बता दो और ये केस जल्दी से खत्म करो। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। घर वापस आने के बाद सियारा देखती है कि ओलिवर बहुत परेशान है। फिर वो पूछती है क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? आज तुम आराम करो मैं डिनर बनाती हूँ। ओलिवर कहता है तुम यहाँ मेहमान हो, तुम अपना घर सेट करो मैं खाना बनाता हूँ। अपने कमरे में सियारा अपने भाई की स्वेट शर्ट देखती है और वो उसे पहन लेती है। फिर अपने कान से छोटा सा ईयरिंग निकाल कर रख देती है। उधर ओलिवर अपने लॉकर में मेल चेक करने जाता है। उसे फिर एक लिफाफा मिलता है जिस पर लिखा होता है ओलिवर सेंट लेजर, लेकिन इस बार लिफाफा खाली नहीं होता, उसके अंदर एक नंबर लिखा होता है। ओलिवर घबरा कर उस नंबर पर कॉल करता है। एक ही रिंग बजती है और वो तुरंत कॉल कट कर देता है। घर लौटकर वो देखता है कि खाना जल गया। अब सवाल यह है कि क्या लिफाफा भेजने वाली सियारा थी? ये तो आगे पता चलेगा। उधर सियारा का ध्यान भी ओलिवर के एक लिफाफे पर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ओलिवर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। एक दिन वो गाड़ी लेकर निकलता है। उसे लगता है कि जेन उसका पीछा कर रही है। सिग्नल पर जेन उसकी गाड़ी के पास आकर रुकती है। ओलिवर इधर उधर देखता है और उसे एक नीली गाड़ी दिखती है, बिल्कुल जेन की गाड़ी जैसी। उसे समझ आ जाता है कि दवाई खत्म होने की वजह से उसे भ्रम दिख रहे हैं। वो डैन से मिलने जाता है और कहता है कि मेरी दवाई खत्म हो गई है, मुझे नींद भी नहीं आ रही। डैन बोलता है तुम दवाई बहुत जल्दी खत्म कर रहे हो, अब कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? ओलिवर कहता है मुझे एक और लिफाफा मिला, उस पर लिखा था ओली सेंट लेजर, अंदर एक नंबर था, मैंने कॉल किया लेकिन एक ही रिंग में काट दिया। डैन पूछता है क्या तुम अभी भी उस लड़की से मिलते हो? ओलिवर कहता है नहीं, हम दोनों इतने अलग है कि साथ नहीं रह सकते, लेकिन कोई है
जो जानता है मैं कौन हूँ और वो मेरा पीछा कर रहा है। डैन उसे बोलता है उसके जाल में मत फंसो, लिफाफा फेंक दो। फिर डैन उसे ऑर्गेनिक पैनिक चॉकलेट देता है और बोलता है थोड़ा सा खा लेना, इससे एंजाइटी कंट्रोल होगी और नींद बेहतर होगी। ओलिवर गुस्से में बोलता है कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, आज सुबह भी एक लड़की मेरा पीछा कर रही थी, लाल बालों वाली। डैन कहता है तुम अपनी एक्स की बात कर रहे हो? ओलिवर कहता है किसी ने मुझे पहचान लिया है, वो मेरा पीछा कर रहा है और ये कोई भ्रम नहीं है। घर पर सियारा डस्टबिन चेक करती है, उसे स्टारमैन इनकॉर्पोरेशन वाला लिफाफा मिलता है जिसे वो पहले घूर रही थी। वो बैंक में कॉल करती है, झूठ बोलती है स्टारमैन इंक मेरे बेटे की कंपनी है, मैं इस कंपनी से कुछ पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहती हूँ। कुछ जरूरी वेरिफिकेशन के बाद वो बोलती है मुझे अपने अकाउंट में $10,000 ट्रांसफर करने हैं, लेकिन बैंक वाला आदमी बोलता है आप ये डिपॉजिट अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये अगले साल अप्रैल में मैच्योर होगा। सियारा परेशान हो जाती है, उसका ये तरीका काम नहीं करता। प्रेजेंट में डिटेक्टिव ली को डस्टबिन में से एक लिफाफा मिलता है, उस पर लिखा होता है ओलिवर सेंट लेजर। वो तुरंत कार्ल को ढूंढने लगती है, लेकिन कार्ल तो अपनी बॉस से मिलने गया होता है। बॉस उसे लाइनस फिंच की फोटो दिखाती है। कार्ल बोलता है ये तो छोटा मोटा ड्रग डीलर है। बॉस कहती है इसने बहुत कुछ किया है, 5 साल तक ये जेल में बंद था अफीम की तस्करी के लिए। वैसे पैसे वाले घर से है, पहली बार पकड़ा गया तो पेरेंट्स ने उसे रिफॉर्म स्कूल में भेजा, लेकिन वहाँ सुधरने के बजाय और बिगड़ गया और अब लाइनस को ली की गाड़ी में देखा गया। तुम एक बार उससे बात करो, शायद वो तुम्हें सच बता दे। इसके बाद एक और परिवार दिखाया जाता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ओलिवर की माँ चिकी सेंट लेजर होती है। फ्लैशबैक में सियारा सेफ खोलने की कोशिश कर रही होती है, तभी ओलिवर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। लिफ्ट में उसकी मुलाकात केविन से होती है, दोनों थोड़ी बात करते हैं। ओलिवर बोलता है कि तुमने ये फ्लैट मुझे दिखाया, फ्लैट काफी अच्छा है। वो अंदर आता है, सियारा उसे देखकर घबरा जाती है। ओलिवर उसे तिजोरी के पास देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सियारा घबरा कर कहती है बस खो गई थी। फिर वो उसके सामने अपने कपड़े उतारती है और नहाने चली जाती है। प्रेजेंट में ली कार्ल से मिलने आती है। कार्ल उसे लाइनस की फोटो दिखाकर पूछता है तुम कुछ छुपा रही हो? ली पूछती है ये तुम्हें कहाँ से मिला? कार्ल कहता है ड्रग डिपार्टमेंट वालों ने दिया है। अब बताओ वो लड़का कौन है? आज सुबह भी तुम उसके साथ थी। ली कहती है मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती क्योंकि सच जानने के बाद तुम मुझे माफ नहीं करोगे। कार्ल घबरा कर पूछता है क्या बात इतनी बुरी है? ली कहती है बात इतनी बुरी है कि अगर तुम चले गए तो मैं तुमसे फिर मिल भी नहीं पाऊंगी। फिर वो कार्ल को वो लिफाफा दिखाती है जिस पर लिखा था ओली सेंट लेजर। वो बताती है मुझे ओलिवर के बारे में पता चला, वो करोड़पति वेंचर कैपिटलिस्ट कैस्पर सेंट लेजर का बेटा है। उम्र 33 साल। वो रोड आइलैंड के नैरागनसेट का रहने वाला है। ली आगे कहती है ओलिवर पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज है, तब से वो भागता फिर रहा है। उसके कई नाम हैं और उसे नैरो रिवर किलर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ शेला नैरागनसेट के डेल लेमोनेड से ड्रिंक पी रही होती है। फ्लैशबैक में सियारा नहाने गई होती है, तभी ओलिवर वहां पर आता है और फिर से दोनों के बीच माहौल रोमांटिक हो जाता है। फ्लैशबैक में कहानी डे 16 पर आती है। वीकेंड होने के बावजूद भी ओलिवर काम कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि सियारा ने उसका शर्ट पहना हुआ है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद इसी वजह से वो उसके क्लोजेट में गई थी। सियारा मासूम बनकर पूछती है तो तुम्हें क्या लगा और मैं किस लिए क्लोजेट में जाऊंगी? ओलिवर कहता है अगर तुम सेफ खोलने के बारे में सोच रही हो तो वो मेरा नहीं है, मेरे आने से पहले ही वो बंद था और मेरे पास उसका कॉम्बिनेशन नहीं है। सियारा कहती है ओह, और मैंने देखा कि तुम सुबह 5:30 बजे बाहर गए थे। ओलिवर जवाब देता है मैं थेरेपिस्ट से मिलने गया था। सियारा पूछती है कुछ फायदा भी होता है? ओलिवर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है नुकसान तो नहीं होता। सियारा बोलती है जो लोग इस तरह घुमा फिरा कर बातें करते हैं वो अक्सर कुछ छुपाते हैं। ओलिवर बस मुस्कुरा देता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो गुस्से में फोन काट देता है और बोलता है जब भी उन्हें कुछ जरूरत होती है तभी वो मुझे कॉल करती है। फिर ओलिवर काम पर चला जाता है और जाते जाते बोल देता है तुम ये शर्ट रख सकती हो। उसके जाते ही सियारा उसका लैपटॉप खोल देती है और डिस्प्ले ऑफ का टाइमर 30 मिनट कर देती है। जीमेल में उसे ज्यूरिख इक्विटी पार्टनर बैंक का मेल दिखता है। जनवरी महीने का बैंक स्टेटमेंट आया होता है। सियारा के पास जो नंबर था वही डालकर वो एक्सेस पाने की कोशिश करती है। नंबर काम कर जाता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद आखिरकार ओलिवर का बैंक अकाउंट खुल जाता है। वो देखती है कि ओलिवर के अकाउंट में $11 मिलियन है, करीब करीब $12 मिलियन। वो देखती है कि थेरेपिस्ट को $25,000 भेजे गए थे। इसके बाद सियारा अपने एक फंड में करीब $10,000 ट्रांसफर कर देती है।
ट्रांसफर पूरा होने में 10 से 14 दिन लगने वाले थे। ये सब करके वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसका असली मकसद तो यही था। अब प्रेजेंट में डिटेक्टिव ली को पता चलता है कि ओलिवर ने एक स्कूल स्टूडेंट पॉल स्पार्लिंग को मार डाला था, लेकिन ओलिवर की जगह शेन नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि सारे क्लासमेट्स को लगता है कि असली कातिल ओलिवर ही है। ये सारी जानकारी ली को विकिपीडिया और रेडिट से मिलती है। कार्ल ऑनलाइन पढ़कर बताता है कि ओलिवर के पापा दुनिया के सबसे अमीर वेंचर कैपिटलिस्ट में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 100 करोड़ है। ओलिवर की मॉम का नाम चिकी है। ओलिवर जहां भी जाता है वहां से अचानक गायब हो जाता है और 2 महीने पहले उसे यहीं बॉस्टन में देखा गया था। ओलिवर सेंट लेजर वाले एनवेलप में एक नंबर मिलता है। ली उस नंबर पर कॉल लगाती है जो जेन का होता है। कॉल वॉइसमेल में चला जाता है। डिटेक्टिव बोलती है आपसे केस के बारे में जरूरी बात करनी है, दोबारा कॉल करना। कार्ल के जाने के बाद ली फिर से लाइनस वाली फोटो को ध्यान से देखने लगती है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में ओलिवर जिम में होता है। जेन वहां पहुंचकर उसकी फोटो ले लेती है और फिर चली जाती है। सियारा खुश होकर अपनी बहन शेला को कॉल करती है और बोलती है मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, मैंने बैंक ट्रांसफर कर दिया है, पैसे आने में 1-2 हफ्ते लगेंगे लेकिन काम हो गया है। शेला पूछती है क्या तुमने सच में सेंट लेजर से पैसे निकाले हैं, वो भी 5,000? सियारा कहती है नहीं, उससे थोड़े ज्यादा निकाले हैं। शेला खुश होकर पूछती है कहीं तुम पकड़ी तो नहीं जाओगी? सियारा जवाब देती है नहीं, मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है, मैं आकर सब बताऊंगी। मैं यहाँ पैसे ट्रांसफर होने तक रुकूंगी, उसके बाद में आ जाऊंगी। सच बताऊं तो मुझे यहाँ मजा आ रहा है, शायद मैं कुछ दिन और रुकूं। शेला पूछती है पैसे तो मिल गए, फिर और क्या वजह है? सियारा खिड़की पर उंगली से दिल बनाती है और मुस्कुराकर बोलती है वजह मत पूछो, मैं सब आकर बताऊंगी। प्रेजेंट में ली अपार्टमेंट के अंदर आती है। वो और कार्ल देखते हैं कि तिजोरी खाली है। ली बताती है कि उसने फिर से जेन को कॉल किया लेकिन उसका वॉइस मेल अब पूरी तरह से भर चुका है। उसे शक है कि शायद जेन मिसिंग है। तभी एक जूनियर ऑफिसर बताता है कि जेन के नंबर से पता चला कि वो शायद यहीं आसपास है। 1 महीने पहले उसने अपनी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत की थी। उसकी गाड़ी ब्लू फिएट थी और एड्रेस इसी बिल्डिंग का है। दोनों जाकर जेन की गाड़ी चेक करते हैं। देखते हैं कि सामने का कांच टूटा हुआ था और कांच के टुकड़े नीचे पड़े हैं, मतलब तोड़फोड़ पार्किंग में ही हुई थी। पार्किंग अपार्टमेंट 7 का था, इसलिए दोनों अपार्टमेंट 7 की तरफ जाते हैं। ली दरवाजा खटखटाती है और जेन को आवाज देती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब फ्लैशबैक में ओलिवर जिम में जेन को देख लेता है। वो गुस्सा हो जाता है और बाहर उसका पीछा करने लगता है। वो एनवेलप वाले नंबर पर कॉल करता है और वो नंबर जेन का ही होता है। जेन फोन उठाती और फिर पीछे मुड़कर देखती है। इसके बाद ओलिवर जेन की गाड़ी का पीछा करता है। जेन उसी बिल्डिंग में जाती है जिसमें ओलिवर रहता है। गाड़ी पार्क करने के बाद ओलिवर उसका पीछा करता है लेकिन जेन जल्दी जल्दी लिफ्ट में घुस जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ओलिवर बहुत गुस्से में था। वो एक ट्रॉली उठाकर जेन की गाड़ी का कांच तोड़ देता है। केविन कैमरे में ये सब देख लेता है। वो बाहर आकर ओलिवर पर चिल्लाने लगता है। ओलिवर उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है फुटेज डिलीट कर दो। ओलिवर उसे कुछ और पैसे देता है और बोलता है उसे मारने के लिए, तो केविन उसके पेट पर मुक्के मारता है। अब प्रेजेंट में कार्ल केविन से मिलने जाता और पूछता है मुझे जानना है कि तुम्हारे पार्किंग में तोड़फोड़ किसने की थी। कार्ल ये नोटिस करता है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ घंटों की रिकॉर्डिंग गायब थी। अब ये तो साफ था कि केविन ने ही कुछ किया था। केविन बहाना बनाता है कि शायद कैमरा रिसिंक करने पर ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। कार्ल पूछता है क्या तुम जेन को जानते हो? केविन कहता है नहीं, मैं उसे नहीं जानता। केविन वहां आराम से बैठता है और समझाता है देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि मर्डर किसने किया। कार्ल शक जताता है शायद फायर अलार्म बजाने वाला तुम ही थे। केविन गुस्से में कहता है मैंने नहीं बजाया। तभी ली आती और पूछती है जेन को आखिरी बार कब देखा? केविन कहता है मैं उससे मिला ही नहीं, लेकिन उसके पास उसके घर की मास्टर की थी। ली कार्ल से कहती है अपार्टमेंट सर्च करने के लिए वारंट मंगवाओ। उधर सियारा ओलिवर के ऑफिस पहुंच जाती है। वो उसके लिए लंच लेकर आई होती है। वहां एलियट उसे मिलता है। दोनों ओलिवर के बारे में बातें करते हैं। एलियट जिसे ओलिवर ओली बुलाता है, ये सुनकर सियारा पूछती है लगता है आप उसे बचपन से जानते हो? एलियट कहता है हाँ, जन्म से ही जानता हूँ, वो मेरे बेटे जैसा है। फिर वो सियारा से पूछता है तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? वो इस बात से भी हैरान है कि ओलिवर ने कभी उसे बताया नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। एलियट कहता है वो हमेशा से ऐसा ही था, अपनी दिल की बात दिल में ही रखता है। उसका बचपन मुश्किल भरा था, उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे, बात करने के लिए कोई था ही नहीं, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स अंदर ही दबा लेता है। सियारा बोलती है उसने बताया था कि स्कूल में कुछ हुआ था, उसके बाद ही वो चुप हो गया। एलियट बात को आगे नहीं बढ़ाता और ओलिवर को कॉल लगाता है और उसे वॉइस मेल भेज देता है। ओलिवर मैसेज सुनता है और गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर सियारा उसके ऑफिस क्यों चली गई। वो तुरंत अपने थेरेपिस्ट डैन को कॉल करता है। वो डैन को बताता है कि वो उस लड़की का पीछा कर रहा था और वो लड़की उसके बारे में सब कुछ जानती है और वो उसी के बिल्डिंग में रहती है। उधर सियारा घर पहुंच जाती है और ओलिवर
ओलिवर और डॉक्टर की बातचीत सुन लेती है। डॉक्टर उसे शांत रहने को बोलता है और पूछता है कहीं तुम उस लड़की से प्यार तो नहीं करने लगे? अगर तुमने गलती की तो तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। ओलिवर कहता है मुझे लगा था इस बार सब अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सियारा अंदर आती और ओलिवर का लैपटॉप बंद कर देती है। ओलिवर गुस्सा हो जाता है। सियारा बोलती है वो तो तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा है, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। तुम उससे बात करने के लिए पैसे देते हो, लेकिन मुझसे बात करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। ओलिवर चिल्लाकर बोलता है पिछले महीने ही तो हम मिले हैं, मैं तुमसे क्या बताऊं? तुम क्या जानना चाहती हो? मेरा फेवरेट कलर, मेरे कुत्ते का नाम, या फिर मेरे सेफ के बारे में? सियारा बोलती है मुझे नहीं पता था कि क्लोजेट में जाना मना है, मैं बस तुम्हारे कपड़े देख रही थी। ओलिवर गुस्से में बोल देता है मेरे क्लोजेट और मेरे ऑफिस में जाना मना है। सियारा बोलती है मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। ओलिवर चिल्लाता है क्या जानना चाहती हो? सियारा बोलती है क्या तुम कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, या हमेशा से खुद में उलझे रहे हो? अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा बना लेते हो। गुस्से में ओलिवर वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में कार्ल देखता है कि उसका बेटा एरोन बिल्डिंग के पास आ गया था। ली एरोन से पूछती है तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो छोटा बच्चा बोलता है वो तो हमेशा ड्रिंक करते रहती है। ली पूछती है तो तुम यहाँ कैसे आ गए? एरोन बोलता है फैमिली ट्रैकर ऐप को फॉलो करके। इसके बाद तीनों लंच करने जाते हैं। कार्ल ली से अपनी पत्नी के बारे में बात करता है जिससे उसका डिवोर्स हो चुका है। कार्ल कहता है मैं ये जॉब इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मुझे ऐश करनी है, मेरा एक छोटा बेटा है जिसकी मुझे देखभाल करनी है, लेकिन मैं इस काम से थक चुका हूँ। ली कहती है कभी कभी तो मैं खुद को पसंद नहीं करती। वो कार्ल को याद दिलाती है कि एक बार वो ट्रिपल मर्डर केस सुलझा रहा था और ली अकेले शूटिंग केस के लिए गई थी। एक ड्रग डीलर को गोली लगी थी और एक गोरे लड़के ने गोली चलाई थी। काली रंग की कार थी, काले कांच थे। नंबर प्लेट चेक करने पर पता चला कि कार लाइनस फिंच के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस पर ड्रग्स केस थे, लेकिन कोई मर्डर केस नहीं था। ली उससे मिलने उसके घर गई। वो काफी जवान था, घर साफ सुथरा था, महंगी चीजें थी, लेकिन उसने ली को अंदर आने दिया और वकील भी नहीं बुलाया। पूछताछ के बाद जैसे ही ली जाने लगी, लाइनस ने उसे पैसे ऑफर किए। कार्ल ने पूछा अगर तुम जा ही रही थी तो उसने पैसे क्यों ऑफर किए? ली कहती है वही तो, मैंने पैसे नहीं लिए और मैं चली गई। उसके पास एलाबाई भी था और उसके बाद हम इस मर्डर केस में उलझ गए। लेकिन जब एक दिन मैं घर पर टीवी देख रही थी तो बाहर एक ग्रिल आया, उस पर थैंक यू नोट लिखा था। वो ग्रिल लाइनस फिंच के तरफ से था। मैंने वो ग्रिल रख लिया। मैंने तुम्हें नहीं बताया और अपने बॉस को भी नहीं। इसके बाद उसने मुझे 70 इंच का सैमसंग टीवी गिफ्ट किया, एक बाइक भी। मतलब लाइनस ली को खरीदने की कोशिश कर रहा था। कार्ल कहता है इसके पीछे जरूर कोई कारण है। ली रोते हुए कहती है मुझे पता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए था। कार्ल कहता है तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, या फिर तुम नहीं भी बताती तो भी चलता। तभी बाहर एक गाड़ी आती है और कार्ल अपने बेटे को भेज देता है। कार्ल को मैसेज मिलता है कि उन्हें वारंट मिल गया है। इसके बाद दोनों अपार्टमेंट 7 चेक करने निकल जाते हैं। फ्लैशबैक में ओलिवर जेन से मुस्कुराते हुए मिलता है और बोलता है मुझे नहीं पता मैं आपको जानता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे मेल बॉक्स में कुछ लेटर्स डाले गए थे जिन पर लिखा था ओलिवर सेंट लेजर, लेकिन वो मेरा नाम नहीं है। जेन कहती है मुझे पता है तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। ओलिवर मुस्कुराकर बोलता है लगता है ओलिवर सेंट लेजर बहुत बुरा आदमी था, उम्मीद है कि वो तुम तक ना पहुंचे। जेन दरवाजा बंद करने लगती और ओलिवर उसे धमकाकर बोलता है थोड़ा सा सावधान रहना। सियारा अपने कमरे में होती है, अपनी नोटबुक पढ़ रही होती है। उसे अपनी और ओलिवर की फोटो मिलती है। ओलिवर कमरे में आता है और सियारा से माफी मांगता है। इसके बाद दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। प्रेजेंट में दोनों डिटेक्टिव अपार्टमेंट 7 के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है। अंदर जाते ही ली को लगता है कि अपार्टमेंट जाना पहचाना क्यों लग रहा है। केविन बताता है कि फ्लैट ओनर का नाम एलियट है। फ्लैशबैक में सियारा मान लेती है कि वो सेफ खोलने के बारे में सोच रही थी। उसने ओलिवर की बर्थ डेट टाइप की थी, लेकिन वो चोरी करने के बारे में नहीं सोच रही थी। ओलिवर कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सियारा कहती है मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे दिमाग को भी अनलॉक कर दूंगी, उसके अंदर जा सकूंगी और तुम्हें ठीक कर सकूंगी। मैं सब संभाल लूंगी, बस मुझे एक मौका तो दो। ओलिवर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो सो चुका था। नींद में ओलिवर को लगता है जैसे वो पानी में डूब रहा है और वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन और गहराई में चला जाता है। वो सियारा को देखकर ऊपर आता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है उसे एक लड़का दिखाई देता है और उसे देखकर ओलिवर जोर से चीख उठता है। आखिर कौन है ये लड़का? और सबसे बड़ा सवाल आखिर मर्डर किसका हुआ है और कौन है मर्डरर? और उससे भी बड़ा सवाल ओलिवर के साथ पास्ट में क्या हुआ था? आखिर कौन है ओलिवर सेंट लेजर? क्या है उसकी सच्चाई? ये सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।